स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। 11वीं शताब्दी की बात है। भारत का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक जिला धार। ये जो जिला था 11वीं शताब्दी में धार में परमार राजवंश की इसे राजधानी माना गया। उस राजवंश के एक बहुत ही मशहूर, सबसे मशहूर राजा थे जिनका नाम था राजा भोज। राजा भोज का शासन करीबन 1010 से 1055 CE तक माना जाता है। ये जो राजा भोज थे, इन्होंने ही धार को, जो कि उस समय धार नगर कहा जाता था, इसे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अब राजा भोज जो थे, उनके बारे में कहा जाता है वो सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं बल्कि एक फिलोसफर किंग की तरह माने जाते थे। कला से लेकर विज्ञान, साहित्य, ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद, हर किसी क्षेत्र में उनको माहिर माना जाता था और उनकी उसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होते थे। राजा भोज के ज्ञान की तरफ उनकी जो रुचि थी, जो ज्ञान के प्रति उनकी रुचि थी, वो इतनी ज़्यादा गहरी उसको देखा जाता था कि कई सारी पोएम्स हैं, कई सारे ऐसे पोएटिक टेक्स्ट हैं, योगा से रिलेटेड बुक्स हैं, जो कई बड़ी बड़ी नॉवेल्स हैं, आर्किटेक्चर पर लिखी गई कई सारी महत्वपूर्ण संस्कृत जो वर्क्स हैं, इन सब का, इनमें से कई ऐसी हैं जिनका ऑथर जो है राजा भोज को माना गया इतिहास में आज तक। इनमें से कुछ के नाम बताए जाते हैं: श्रृंगार प्रकाश, सम्रांगण, सूत्रधारा। तो ये सब जितनी भी किताबें थी, इनका लेखक उनको माना जाता है। खैर, समय आगे बढ़ा। राजा भोज ने अपने ही शासनकाल के दौरान में, और ये बात जो है अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, ये इतिहास में किस तरह से लिखी जाती है। 1034 AD में राजा भोज ने एक बहुत ही महान संस्कृत पाठशाला का, सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया धार नगर के अंदर, इस जगह पर। ये वही मंदिर था जिसे शारदा सदन भी कहा जाता था, वाग्देवी टेम्पल कहा जाता था, वाग्देवी का मंदिर कहा जाता था। राजा भोज ने यहाँ पे एक विशाल विद्यापीठ जो था, इसको बनवाया और भारत भर से कई सारे विद्यार्थी, कई सारे जो स्कॉलर्स थे, वो संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर की पढ़ाई, संस्कृत ग्रामर की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे लगातार आया करते थे। फिलॉसफी के ज्ञान के लिए भी यहाँ पे कई सारे लोग आते थे। धीरे धीरे ये जो जगह थी, इसके बाद यही सारी चीज़ें जब चलती गई, यहाँ पे लोग आया करते थे, स्कॉलर्स, विद्यार्थी। तो यहाँ पे इस पूरे ये विद्यापीठ को भोजशाला नाम दे दिया जाता है। यहीं से इसका नाम पड़ा भोजशाला। ये केवल एक पाठशाला की तरह यहाँ पे काम नहीं करती थी जो जगह थी भोजशाला। इसी कॉम्प्लेक्स में एक हमने आपको बताया जो सरस्वती मंदिर हुआ करता था। वाग्देवी सरस्वती प्रतिमा जो थी वो यहाँ पे स्थापित थी, सरस्वती माता की। विद्या और भक्ति का एक तरह से दोनों का ये जो केंद्र था, उसकी तरह ये मंदिर जो था, वो ये पाठशाला जो भोजशाला थी, वो यहाँ ऑपरेट किया करती थी। धार के उस समय के संस्थान को मध्य प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर, क्वीन ऑफ मालवा की रानी की तरह भी इसको बताया जाता था, क्योंकि एक तो धार का जो स्ट्रक्चर था, ये जो शहर था धार नगर, उसका जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से बनाया गया था। जो पुराना धार था, एक ग्रिड पैटर्न में इसको बनाया गया और यहाँ पे करीबन जो भोजशाला थी, भोजशाला उस नगर के जो 84 अलग अलग चौराहे थे, टोटल जो क्रॉस रोड्स चौराहे थे, उनके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे पोजीशन थी। और उस वजह से ये जो भोजशाला थी, उसे सेंटर ऑर्नामेंट एक तरह से माना जाता था, यानी कि जो एकदम आभूषण है इस पूरी जगह का, उस तरीके से इस भोजशाला को देखा गया लगातार। अब राजा भोज का जब शासनकाल था जो खत्म हुआ, तो उसके बाद उनके जो कई सारे आगे वंशज आए, जिनमें उदय आदित्य का नाम सामने आता है, नरवर्मन का नाम सामने आता है, अर्जुनावर्मन का नाम सामने आता है। तो ये सारे जो उनके आगे रहे, उनके वंशज, इन्होंने संस्था को पैट्रनाइज किया, इसको संभालते रहे आगे तक। अर्जुन वर्मन के समय में बताया जाता है 1210 से 1215 AD जो है, इस समय में यहाँ पे परिजात मंजरी नाम का एक जो प्ले था वो परफॉर्म किया जाता था और उस वजह से कल्चरल सेंटर भी इस भोजशाला को माना जाता था, धार नगर को माना जाता था उस समय पर। भोजशाला की सबसे बड़ी ये जो चीज़, एक तरह से आप विशेषता इसको माने, यहाँ पे कई सारी जितनी पिलर्स थे, उनके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस थे, उन सबको इसकी एक बड़ी विशेषता माना गया था उस समय से ही। यहाँ आज जो हम इस पर क्यों ये वीडियो बन रहा है और क्यों ASI ने इस पर दोबारा एक सर्वे किया, उसमें जितनी चीज़ें निकल के सामने आई हैं, एक बार आपको पहले वो बता देते हैं और उसके बाद बताएंगे कि आखिर इस मंदिर को, ये जो भोजशाला, जो वाग्देवी टेम्पल था, इसको तोड़ा क्यों गया था, किस तरह से तोड़ा गया, किसने तोड़ा था। तो उस पर हम बाद में आएंगे। पहले आपको बता दें कि आखिर उस समय पर भोजशाला मंदिर में होता क्या था और साथ ही साथ में इस मंदिर के अंदर कितनी चीज़ें मिला करती थी। तो भोजशाला की जो विशेषता थी, यहाँ जो एनग्रेव्ड स्लैब्स मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले, जो सदियों से दीवारों के पीछे छुपा दिए गए थे, दबा दिए गए थे, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलना शुरू होती हैं। ASI का जो रिसेंट का सर्वे है,
उसमें भी ये हाईलाइट किया गया कि यहाँ संस्कृत और प्राकृत लेख के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो फारसी और अरेबिक लेखों से बहुत ज़्यादा पुराने यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये बात साफ बताती है कि ये जो स्थल है यहाँ पे संस्कृत परंपरा जो है वो काफ़ी पुरानी रही है, उसका प्रभाव बहुत पुराना रहा है। पिलर्स जो यहाँ पे मिले उनमें दो ऐसे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जिनको सर्पेंटाइन इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। नागबंध, हिंदी में इनको ये भी नागबंध भी कहा गया है। इंस्क्रिप्शंस में ये दिखाया जाता है सामने कि संस्कृत अल्फ़ाबेट और ग्रामर जो है उनके जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उन्हें एक तरह से सांपों की आकृति में उसकी डिज़ाइन में यहाँ पे बताया गया है। उस पूरे पिलर के ऊपर ये आकृति बनाई गई है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन वो भी यहाँ पे मिलते हैं। एक इंस्क्रिप्शन ऐसा ही मिला है जिसमें 10 जो संस्कृत के टेंसेज हैं वो वहाँ पे दिखाए गए हैं। संस्कृत ग्रामर के जितने भी अलग अलग जो मूड्स होते हैं या जितने भी एक तरह से अलग अलग उसका विवरण किया जाता है वो यहाँ पे बताया गया है सामने। इसके नीचे जो राजा उदयादित्य रहे, राजा नरवर्मन रहे, उनकी प्रशंसा में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भोजशाला के उस समय किस तरह की ये भोजशाला हुआ करती थी, कैसे यहाँ पे पिलर्स थे, इसके बारे में आपको बताने के लिए सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं जो कि निकल कर एएसआई के सर्वे में आई हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। इसके अलावा एक प्राकृत में लिखी गई वर्ष मिली है जिसमें कुर्म अवतार का, यानी कि जो एक टॉर्टोइज इनकारनेशन की हमारे लेखों में बात है, तो टॉर्टोइज इनकारनेशन जो कुर्म अवतार है उनकी प्रशंसा भी यहाँ पे करती है ये जो वर्ष है, तो वो भी यहाँ पे लिखी गई है। एक पिलर है उस पर। ये सारी चीज़ें प्राकृत में लिखी गई हैं, ये भी सामने आता है। इसके अलावा आपको बता दें जो परिजात मंजरी जो नाटक जो यहाँ पे एक प्ले होता था उसके बारे में हमने आपको बताया। परिजात मंजरी नाटिका, ब्लैक स्टोन स्लैब्स पर परिजात मंजरी नाटिका की पूरी कंपोजिशन यहाँ पे मिली थी। आप सोचिए उस समय पर जब ये भोजशाला टेम्पल हुआ करता था, जो भोजशाला हुआ करती थी, विद्यापीठ हुआ करता था, तब यहाँ पे इस तरह के पिलर्स थे जिन पर जो नाटक वहाँ पे हुआ करते थे, फेमस प्लेस जो थे, उनकी पूरी इंस्क्रिप्शंस वहाँ पे लगा दी गई थी, उन पे लिख दी गई थी। तो ब्लैक कलर के जो स्टोन स्लैब्स हैं उन पर एक ड्रामेटिक कंपोजिशन वहाँ पे मिला है। ये भी बताया गया है वहाँ कि इसे रॉयल ट्यूटर मदन जो थे उस समय, जिन्हें बाला सरस्वती भी कहा जाता था, उन्होंने इसे लिखा था। इंस्क्रिप्शन के प्रीफेस में साफ ये लिखा गया है कि ये जो प्ले है वो सरस्वती टेम्पल में परफॉर्म किया जाता था। और ये सारी चीज़ें जो थी वो समय के साथ आते आते जो आगे जाके मस्जिद बनी उसके रिवर्स साइड में बताते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो फिक्स थी एएसआई ने उसे वहाँ से इस पूरे स्लैब को देखा है। ये अभी तक जितनी चीज़ें हमने आपको बताई ये वो हैं कि जो उस समय जब 11वीं शताब्दी की हम जो बात कर रहे हैं कि तब भोजशाला किस तरह की हुआ करती थी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पाई जाती थी, उनका एक एग्जाम्पल था। लेकिन अब बताते हैं कि राजा भोज के बाद में उनके जो वंशज आते गए उसके बाद में अचानक से हुआ क्या कि भोजशाला को तोड़ दिया गया। तो अब हुआ क्या कि समय आगे बीता। 1305 एडी के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया था। ये जब आक्रमण हुआ तो इस समय पर कई सारी ऐसी जो आज की हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो कहें कि लोकल जो धार की कई वेबसाइट्स हैं जो हिस्टोरियंस रहे हैं, उन सब का एक क्लेम है, ये बताते हैं वो कि इस आक्रमण के दौरान में राजा महाकाल देव का वो जो शासन था उस समय पर धार में, उनके साथ ही साथ उनके सैनिकों को उनका जो बलिदान हुआ उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने करीबन 1200 जो हिंदू स्टूडेंट्स थे, स्कॉलर्स थे, जो कि यहाँ उस समय भोजशाला में पढ़ाई किया करते थे, यहाँ पे आके अध्ययन किया करते थे अलग अलग क्षेत्रों में अपना अलग अलग सब्जेक्ट्स में, इन सभी को मार दिया, इनका कत्लेआम कर दिया। क्यों? इसका रीज़न बताया जाता है इन सभी हिस्टोरियंस के द्वारा कि उन लोगों ने, उन 1200 छात्रों ने, विद्यार्थियों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। हालांकि मुस्लिम साइड का पक्ष ये है, वो लोग अपनी बात ये बताते हैं सामने कि ये जो मैसेकर की बात बताई जाती है अलाउद्दीन खिलजी के कि 1200 स्टूडेंट्स को मारा गया, इसका कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उस तरह से नहीं मिलता है, इसलिए इस पर सवाल उठाने लायक ये बात है। पर इस बात पर सभी लोगों की आम सहमति बनती है कि खिलजी के समय में ही मंदिर को मस्जिद में बदलने की जो प्रक्रिया थी वो यहाँ पे शुरू कर दी गई थी। अब 1305 में अलाउद्दीन खिलजी आया यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो गवर्नर था एन उल मुल्क मुल्तानी, उसने यहाँ पे एक दरगाह बनवाई, कमाल मौला की दरगाह। दरअसल उस समय धार में एक मशहूर चिश्ती सूफी संत थे, कमाल अल-दीन चिश्ती जी। इन्हें लोग कमाल मौला के नाम से भी जानते थे। उनकी याद में ये जो दरगाह थी इसको बनाया गया सबसे पहले। इसके बाद समय आगे बीता, दिलावर खान गौरी आया, मालवा का सुल्तान बना। 1401 के आसपास उसने इस दरगाह को, इसके आसपास मस्जिद का जो था निर्माण, वो उसको विस्तार किया, मस्जिद का निर्माण जो था उसको आगे बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद महमूद शाह खिलजी आया 1514 में, उसने इस पूरी मस्जिद में और ज़्यादा बदलाव किया और इस तरह से जो भोजशाला थी, भोजशाला को पूरी तरह से मस्जिद का रूप दे दिया जाता है, जिसे कमल मौला मस्जिद जो थी वो यहाँ पे कहा जाने लगा।
अब यहाँ से समय आगे निकला 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों की जो नज़र थी वो धार के इन खंडरों पर पड़ती है। अंग्रेज़ों ने यहाँ दिलचस्पी लेना अपनी शुरू किया। 1822 में जॉन मेलकम, जो एक आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे, एक ब्रिटिश गवर्नर भी रहे, जॉन मेलकम ने धार का दौरा किया और उस दौरा इन्होंने किया तो उस दौरान इन्होंने रौला वेरा के जो इंस्क्रिप्शन थे वो यहाँ से कलेक्ट कर लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ से की गई, ये भी भोजशाला के आसपास से ही की गई थी जॉन मेलकम के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा जो विवाद हुआ वो हुआ वाघ देवी की मूर्ति को लेकर। और ये विवाद कुछ इस तरह से शुरू हुआ था कि 1875 में, कुछ ही सालों के बाद में, जॉन मेलकम के एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट विलियम किनसेट, माफ़ कीजिएगा, इन्होंने धार का दौरा किया और इस दौरान में इन्हें आदेश दिया गया था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कि यहाँ पे एक्सकेवेशन करना है, क्लियरेशन करना है, यहाँ पे क्लियरिंग करनी है जगह की। एक्सकेवेशन जब करोगे तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अंग्रेज़ भी कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सकेवेट करने से कई सारी पुरानी चीज़ें, कुछ ऐसे हिस्टोरिकल ट्रेजर्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सकेवेशन जब किया सिंकेड ने, तो यहाँ एक बहुत ही सुंदर मूर्ति निकली, वाघ देवी की वो प्रतिमा थी। किंडेक का जो परिवार था उसने इस मूर्ति को स्टोलन ट्रेजर्स की तरह 1886 से 1891 के बीच में लंदन भेज दिया। आज भी ये जो मूर्ति है, आपको यहाँ सामने तस्वीरों में भी दिख रहा होगा कि ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर उसको रखा हुआ है। हिंदू पिटिशनर्स का ये क्लेम है कि ये वही वाघ देवी की माँ सरस्वती की मूर्ति है जो कि राजा भोज ने इंस्टॉल कराई थी और यहाँ पे इसको ब्रिटिश म्यूजियम में तभी से अराउंड 1886 से 1891 के बीच में यहाँ से ले गया था, जो किंडेक था उसका परिवार। तो यहाँ पे स्टोलन ट्रेजर्स की तरह इसको लंदन ले जाया गया और वहाँ पे इसको रख दिया गया म्यूजियम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इतिहास किस तरह से आगे चला, टर्न लेता गया, ट्विस्ट लेता गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आके बताई जाती हैं। 1902 आता है। 1902 में काशीनाथ कृष्ण लेले, के लेले जिनको कहा जाता है, धार के उस समय के एजुकेशन सुपरिटेंडेंट थे, वो यहाँ पे धार का दौरा करते हैं। भोजशाला जो जहाँ पे हुआ करती थी, कमल मौला मस्जिद जहाँ पे हुआ करती थी, इस मस्जिद का दौरा करते हैं। मस्जिद के दौरे के दौरान उन्होंने फ्लोर पर, जो नीचे फ्लोर था, उस पर कुछ लूज स्लैब्स देखे। उन्होंने देखा कि ये कुछ स्लैब्स हैं इस तरह के हैं जो कि फिक्स नहीं है पूरी तरह से। जब उन स्लैब्स को उठाया गया तो यहाँ पर उन्हें संस्कृत में व्याकरण के जो चार्ट्स थे, जो श्लोक थे, वो उन स्लैब्स के ऊपर लिखे नजर आए। ये वही वर्णनगा कृपानिका इंस्क्रिप्शंस थे जो कि जिन पर आज की डेट में जो स्कॉलर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े डिटेल पेपर्स लिखा करते हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन थे वो यहाँ के लेले को देखे। लेले ने इन सारे के सारे जो शिलालेख थे, इन्हें राजा भोज की संस्कृत पाठशाला से जोड़कर इस कॉम्प्लेक्स को लॉस्ट भोजशाला आइडेंटिफाई किया। फाइनली पहली बार ये किया गया के लेले के द्वारा 1902 में, और उसके बाद ये जो बाद में ये जो बात थी पूरी, ये जो खुलासा हुआ, ये अंग्रेज़ों तक ये बात पहुंचाई जाती है। 1904 में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इस पूरी जगह को घोषित कर दिया। अब बात यहाँ से उठना शुरू हो चुकी थी। मॉन्यूमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस घोषित किया जाता है 1904 में अंग्रेज़ों के द्वारा, लेकिन कम्युनल टेंशन्स जो थी, अब वो आगे समय जब बढ़ता गया तो 1930 से देखा गया कि ये जो कम्युनल टेंशन्स थी अब वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों साइड पर आके इस जगह पर प्रेयर करने के लिए क्लेम करती थी कि हम यहाँ पे प्रेयर करेंगे, हम यहाँ पे पूजा करेंगे। ये सारी चीज़ें अब चलती गई 1930 के बीच में। तो मिड ऑफ 1930s में धार स्टेट के उस समय के जो दीवान थे बहादुर के नटकर, उन्होंने 13 जून 1935 को एक ऐलान जारी किया। एक ऐलान जारी किया जाता है और इस ऐलान के अंदर ये लिखा गया था कि इस कॉम्प्लेक्स को मस्जिद डिक्लेयर किया गया है और कहा गया है कि जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। इसी के बाद में एक प्रोक्लेमेशन के तहत यहाँ पे ये सामने जो साइन बोर्ड था, भोजशाला कमल मौला मस्जिद, भोजशाला कमल मौला मॉस्को, ये लिखने की यहाँ पे इजाज़त दे दी गई थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। 1935 में ये जो एक साइन बोर्ड था उसकी भी इजाज़त मिल गई। लेकिन हालांकि इस एक्चुअल इंसिडेंट के बारे में आपको बता दें 1935 के कि 2026 में हाल ही में जो हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी, तो उसमें एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने यही आर्ग्यूमेंट अपना दिया था कि ये जो ऐलान था ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आने के बाद में, आज़ादी के बाद में, किसी भी तरह का ये एक लीगल बैकिंग इसकी नहीं रह जाती क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था। तो खैर 1935 में ये सब चीज़ें हुई, ये हमने आपको बताया। 1904 से ही ये स्थल जो था एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था। उसके बाद में भारत की आज़ादी के बाद 1951 में ASI ने एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेनिंग एक्ट के तहत
इसे अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। अब आप ये देखिए कि आज़ादी हो चुकी है, आज़ादी के बाद ये एएसआई के कंट्रोल में आ चुका है। एएसआई के कंट्रोल में आने के बाद 1950s में कई सारे डॉक्यूमेंटेड कुछ इवेंट्स मिलते हैं इस तरह के, जहाँ पे भोजशाला का जिक्र कभी ना कभी उठता रहता है। 1952 में बताया जाता है कि हिंदुओं ने यहाँ पे भोज दिवस जो था वो मनाया था। 1953 में बताते हैं मुस्लिम्स ने यहाँ पे उर्स मनाया था। हालांकि रोज़ की जो नमाज पढ़ने की या पूजा करने की जो ऑफिशियल अनुमति थी वो किसी को भी अलाउ यहाँ पे की नहीं गई थी। लेकिन 1990s में अचानक से मुद्दा फिर उठना शुरू होता है। 1992 आप सभी जानते हैं, बाबरी मस्जिद विवाद जो था वो अपने चरम पर पहुंच जाता है और उसके बाद में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो उसके बाद में भोजशाला का मुद्दा भी गर्म हो गया। 92 के बाद से ही हिंदू ग्रुप जितने थे उन्होंने लिबरेशन ऑफ भोजशाला की डिमांड जो मांग थी वो तेज कर दी। इसके बाद में टर्निंग पॉइंट आया कुछ अगले 10 सालों के बाद। 2003 जो साल आया वो टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 2003 में दरअसल बसंत पंचमी जो कि सरस्वती माँ की पूजा होती है, उस दिन एक बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का। उस साल फ्राइडे को बसंत पंचमी पड़ती है। हिंदुओं की इच्छा थी कि पूरा दिन भोजशाला के अंदर इस कैंपस के अंदर इस टेम्पल में निरंतर पूजा की जाए, जबकि मुस्लिम समाज जो था वो ये चाहता था कि जुमे की नमाज के लिए हमें मंदिर में आना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2003 में भोजशाला पर करीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ जो थी वो जमा हो जाती है, काफ़ी तनावपूर्ण माहौल बन जाता है और इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रशासन को बहुत ज़्यादा सख्ती से भी कई सारे कदम उठाने पड़ते हैं। तो ये अब मुद्दा जो था वो हर बार इस तरह से गर्म हो जाता था, तनावपूर्ण स्थिति बन जाती थी। अगर फ्राइडे के दिन सरस्वती जो माँ की पूजा है वो होनी है और बसंत पंचमी अगर पड़ रही है, तो ये हालात जो थे कई दफ़ा यहाँ पे बनते हुए दिखे। इसी साल 2003 से ही ये जो मुद्दा था वो राजनीति में भी गर्म होने लगा। बीजेपी लीडर उमा भारती ने, भाजपा की जो लीडर थी, उन्होंने मुद्दे को इलेक्शन में एंट्री दिलाई। एक तरह से अब ये इलेक्शन का मुद्दा बन चुका था धार के अंदर। इस समय तक भी कई सारे भारी प्रोटेस्ट जो थे वो लगातार चलते थे। इसी साल 7 अप्रैल का दिन बताया जाता है जब इन भारी प्रोटेस्ट को देखते हुए दोनों साइड से, मुस्लिम और हिंदू पक्ष की साइड से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट बनाया। इस अरेंजमेंट पे ये कहा गया कि ट्यूसडे का जो दिन है, जो मंगलवार का दिन है, उस दिन हिंदू जो हैं यहाँ पे पूजा करने की उनको इजाज़त है। सनराइज से सनसेट तक वो यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। फ्राइडे के जो दिन है, शुक्रवार के, उस दिन मुस्लिम्स जो हैं उन्हें नमाज पढ़ने की यहाँ पे इजाज़त दी जाती है 1 बजे से 3 बजे तक। और बाकी जितने भी दिन हैं वो टूरिस्ट के लिए जो जगह है, जो स्पॉट है, वो खुला रहेगा। ये जो मंदिर है, मस्जिद है, जो भी विवाद उस समय पर चल रहा था, तो ये जो है वो जगह टूरिस्ट के लिए खुली रहेगी। अब ये जो ट्यूसडे फ्राइडे फॉर्मूला था, इसने लगभग 2 दशक तक यहाँ पे एक अनईजी पीस जो थी, आप कह सकते हैं, वो बना के रखी। एक तरह की शांति जो थी वो देखी गई। लेकिन दोनों ही तरफ के जो पक्ष के एक्टिविस्ट थे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लीगल बैटल्स में इन्वॉल्व थे, वो पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे पूरी तरह से कि ये जो चीज़ है, वो जो अरेंजमेंट बनाया गया है एएसआई के द्वारा, हम इसको मानते नहीं हैं। दोनों ही पक्षों का ये कहना था। हालांकि ये सारी चीज़ें चलती हैं, करीबन 2 दशक निकल जाते हैं। इस बीच बसंत पंचमी जब जब फ्राइडे की पड़ती थी तो यहाँ पे धार में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन भी हो जाती थी, स्थिति इस तरह की बन जाती थी। साल 2022 आता है और मई के महीने में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम के एक ट्रस्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में PIL फाइल की। इस PIL में उन्होंने ये कहा था कि एएसआई का जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है, हम उसको चैलेंज करते हैं। और उनका कहना था कि भोजशाला को माँ वाग देवी मंदिर के तहत डिक्लेयर कर देना चाहिए। हिंदुओं को यहाँ पे रोज़ाना पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। अब इस पिटीशन की जो हियरिंग थी, इसे करते हुए 11 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, इंदौर बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि एएसआई को हम साइंटिफिक सर्वे करने का इस जगह पर ऑर्डर दिए थे। ये ऑर्डर जो था वो एएसआई को मिलता है। सर्वे का मकसद ये था कि डिसमिस्टिफाई करना एक तरह से कि क्या यहाँ पे मंदिर था, मस्जिद से पहले यहाँ पे क्या मंदिर हुआ करता था। कोर्ट ने यहाँ एएसआई को डायरेक्शन दिया कि वो भोजशाला कमाल मौला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें एक साइंटिफिक सर्वे करें। GPR, GPS, कार्बन डेटिंग से लेकर जितने भी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उन सबको यूज़ करें और सिर्फ सरफेस और नॉन इन्वेजिव मेथड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं ताकि जो स्ट्रक्चर है उस पूरे जगह का, उसमें कोई भी बदलाव ना आए, कोई भी क्रैक या किसी भी तरह का तोड़ फोड़ जो है वो वहाँ पे बिल्कुल ना हो। तो इस बात को ध्यान रख के, जिससे कि इतिहास को आपको समझना है तो आप सिर्फ सरफेस पे इसको पूरा स्टडी करें। तो इस तरह से आपको काम करना है कि कोई भी स्ट्रक्चर में बदलाव ना हो जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आदेश दिया गया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर बेंच के द्वारा। मुस्लिम साइड जो थी
मौला कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी, उन लोगों ने यहाँ पे इस सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे को रोकने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, उन्होंने ये कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अगर सर्वे की जो रिजल्ट आते हैं तो उन पर सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो भी सर्वे का रिजल्ट आएगा उस पर सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना एक्शन नहीं लिया जाएगा। और दूसरी चीज़, किसी भी तरह की खुदाई या एक्सकवेशन इस तरह से नहीं होगा कि स्ट्रक्चर का जो फिजिकल रूप है वो बदल जाए, उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आती हैं। सर्वे हुआ, सर्वे की अब फाइंडिंग किस तरह की रही वो देखिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दरअसल ऑर्डर के बाद में 22 मार्च 2024 से एएसआई ने यहाँ पे, एएसआई की टीम जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट थे, एपिग्राफिस्ट थे, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, इन सभी ने यहाँ पे एक्सकवेशन शुरू किया। एक तरह से एक्सकवेशन नहीं, इसको सर्वे कहा जाएगा, सर्वे शुरू किया। इस सर्वे के तहत भोजशाला कॉम्प्लेक्स और उसके आसपास के एरिया में, यानी 50 से 500 मीटर तक का एरिया था जहाँ पे ये सर्वे पूरा शुरू किया गया। और करीबन 98 दिनों तक, 98 डेज तक ये सर्वे जो था पूरा चलता है। 15 जुलाई 2024 तक ये सर्वे चलता है। फाइनली 15 जुलाई 2024 के बाद एएसआई ने अपनी 2189 पन्नों की एक रिपोर्ट जो थी इस सर्वे की, वो यहाँ पे सबमिट की। इस रिपोर्ट में सामने क्या आया? रिपोर्ट में सबसे पहला पॉइंट था आर्किटेक्चरल प्रूफ्स का। रिपोर्ट में ये कहा गया कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है वो पुराने ऐसे पार्ट्स को लेकर बिल्ड किया गया है जो कि मंदिर के पार्ट्स थे। मंदिर को डिसमेंटल करके ये पार्ट्स जो थे यहाँ पे लगाए गए। मस्जिद के फ्लोर में, वॉल में मंदिर के फ्रेगमेंट्स का उपयोग किया गया विदाउट मच सिमेट्री, ये भी यहाँ पे लिखा गया इस तरह से। सेकेंड पॉइंट था स्कल्पचर्स के लिए, मूर्तियों के लिए। टोटल बताई गई इस पूरे सर्वे के दौरान में 94 ऐसे स्कल्पचर्स मिले यहाँ पे। स्कल्पचर्स फ्रेगमेंट में यहाँ पे मिले, जिसको बताया जाता है कि चीनी से उनको काटा गया था, चीनी पत्थर से उनको काटा गया था, किसी को डिफेस किया गया था, म्यूटिलेटेड किया गया था, तोड़फोड़ उनकी की गई थी, एक से उनको क्षति पहुंचाई गई थी। इस तरह के कई सारे जो स्कल्पचर्स थे वो यहाँ से मिलते हैं। प्रतिमाएं मिलती हैं, जो देवता हैं, जो भगवान हैं, उनकी भगवान गणेश की प्रतिमाएं मिलती हैं रिद्धि सिद्धि के साथ में, रिद्धि सिद्धि मैया के साथ में। और ब्रह्मा जी की प्रतिमा मिलती है, नरसिम्हा जी की प्रतिमा मिलती है, भैरव देव और विष्णु जी की, कई सारे ऐसे देवी देवता रहे जिनकी आकृतियां जो थी वो यहाँ से इस पूरे के पूरे 94 स्कल्पचर्स में सामने मौजूद मिलती हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे जानवर थे जिनके चेहरे जो थे, जिनकी आकृतियां थी, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं इस पूरे सर्वे के दौरान में। उसमें ये भी एएसआई को मिले। इसमें शेर, हाथी, घोड़े, स्वान और एक मिथिकल जो कीर्ति मुखा लॉयन फेस्ड मोटिव्स होते हैं, इस तरह के जो पिलर्स थे उनके ऊपर भी ये सारी आकृतियां जो थी वो यहाँ पे सामने आके देखने को मिलती हैं। पिलर्स और खासकर विंडोज जो थी इस पूरे कैंपस की, वहाँ पे ये सारी आकृतियां मिली। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन और ग्रामर के बारे में क्या सामने मिलता है, जैसा कि हमने एपिसोड के पहले भी आपको बताया था। पिलर्स पर नागा करने का, जो नाग करने का है इंस्क्रिप्शन, वो यहाँ पे मिले। परमार पीरियड के जो ये सारे के सारे इंस्क्रिप्शंस थे उनके आर्किटेक्चर से मेल खाते थे। इसके अलावा जो स्लैब है उस पर परिजात मंजरी जो नाटक हुआ करता था उसकी प्राकृत में लिखी हुई पोएम्स मिली, इनका जिक्र यहाँ पे मिलता है। किंग भूत से इन सबको, इन सारी जो परिजात मंजरी थी इसको जोड़कर देखा जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। खिलजी पीरियड के जो इंस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे सामने आते हैं। एक 15वीं शताब्दी का, जो हमने आपको बताया था, एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन जो कि लिखा हुआ था उस धार के पिलर के ऊपर, जो लोहे का पिलर है, तो उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था एक पर्शियन, वो भी यहाँ पे उस तरह से सामने आता है कि जब मंदिर का कन्वर्जन हो चुका था, एक तरह से मस्जिद में उसको तब्दील कर दिया गया था, उसके बाद ही यहाँ पे ये जो इंस्क्रिप्शन था ये उसके बाद का बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आई। एएसआई ने ओवरऑल ये कंक्लूड किया कि मस्जिद बनने से पहले, सदियों पहले, यहाँ पे एक विशाल मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर, एक टेम्पल हुआ करता था। ये टेम्पल यहाँ पे, एक मंदिर यहाँ पे मौजूद था जो कि 11वीं शताब्दी का था। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, जब ये सर्वे पूरा चला है करीबन 98 दिन एएसआई का, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की भी बड़ी भूमिका रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान में, सर्वे के दौरान और इनफैक्ट बाद में भी, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे इंपॉर्टेंट इंटरिम ऑर्डर्स जो थे वो यहाँ पे पास किए। जनवरी 2026 में एक और बड़ा कदम जो उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल यहाँ पे जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही जो भोजशाला लिटिगेशन जो एक फाइल थी उसको रिवाइव करने की परमिशन दी। एएसआई ने सील्ड कॉपी को खोलकर सब पार्टीज के साथ शेयर किया। जो भी एएसआई की पूरी रिपोर्ट थी उसको शेयर किया गया दोनों पार्टीज के साथ में, बाकी और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके साथ में।
हाई कोर्ट की जो फाइनल हियरिंग थी उसे करने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, उनके डायरेक्शन में किया गया था। और साथ ही साथ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेटस को जो था उसे मेंटेन करने और साथ ही साथ स्ट्रक्चर के कोई भी कैरेक्टर बदले नहीं जाएं, स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव ना हो, ये सारी जो चीज़ें थी, इस तरह के डायरेक्शन लगातार सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में देता रहा। इस बीच बसंत पंचमी एक बार फिर से 2026 में फ्राइडे की पड़ती है। जब ये फ्राइडे में कोइंसाइड होने वाली थी बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज की, वो एक समस्या हमेशा से उभरती आई थी धार के अंदर, वो होती। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल अरेंजमेंट फाइनल किया। उन्होंने कहा कि सनराइज से सनसेट तक हिंदुओं की पूजा और रिचुअल अलाउड यहाँ पे रहेंगे उस दिन, लेकिन 1 से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज जो है उसको अलग से डेजिग्नेटेड एरिया में प्रॉपर रेगुलेट एंट्री के साथ में, एंट्री लिस्ट के साथ में, हैवी सिक्योरिटी के साथ में यहाँ पे किया जाएगा, जिससे सभी की सेफ्टी जो है उसको बरकरार यहाँ पे रखा जाए। ये सारी चीज़ें जो थी ये इसलिए की जा रही थी जिससे कि 2003 जैसे कोई जो एक वायलेंस जो है वो यहाँ पे एक बार रिपीट ना हो जाए, इस तरह की कोई और चीज़ दोबारा रिपीट ना हो जाए। इन सब के चलते ये सारी सर्वे जो हुआ वो उसके बाद में फाइनल जो रिपोर्ट आई 15, उस रिपोर्ट को देखते हुए 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विनय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की बेंच ने 242 पन्नों का एक फैसला सुनाया। और इस फैसले के बाद में फाइनली ये सामने था। इस फैसले में जब इन्होंने बताया कि हमने कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट, हिस्टोरिकल लिटरेचर, सारे एविडेंसेस सबको चेक किया है, लीगल प्रेसिडेंट देते हुए अयोध्या वर्डिक्ट का, ये सारी चीज़ें को बारीकी से अध्ययन किया कोर्ट ने। और इसके बाद फाइनली ये फैसला सुनाया कि यहाँ वाग्देवी टेम्पल हुआ करता था, यहाँ पे भोजशाला कॉम्प्लेक्स, भोजशाला मंदिर हुआ करता था। इस फैसले के बाद में कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को ये कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, उन्हें वो एप्लीकेशन देते हैं और उन्हें ये बात से वो राज़ी हैं, तो धार डिस्ट्रिक्ट में ही उन्हें एक मस्जिद बनाने के लिए एक बहुत बड़ी ज़मीन है वो यहाँ पे दी जाए, एक सूटेबल लैंड जो है वो अलॉट की जाए। कोर्ट ने यहाँ यूनियन गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये निर्देश दिया है उनको, और ये कहा है कि अब आप लंदन में जो म्यूज़ियम में रखी हुई माँ सरस्वती की जो वाग्देवी की प्रतिमा है उसको आप वापस लाने का जो एक प्रोसीजर है, डिप्लोमेटिक तरीके से जो भी आपका प्रोसीजर रहेगा, उसको अब आप उस पर विचार कर सकते हैं, उसको वापस ला सकते हैं। साथ ही साथ ASI ने इस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का फुल सुपरवाइजरी कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। ASI के हाथों में ये कंट्रोल रहेगा और ये बताया गया है कि यहाँ पे रिलीजियस रिचुअल के लिए हिंदू साइड को राइट्स मिलेंगे। तो ये ओवरऑल एक तरह से आप कहें कि एक मुद्दा जो इस समय पर बहुत चल रहा था, भोजशाला और कमल मौला मस्जिद का मुद्दा। तो ये जो भोजशाला टेम्पल का और कमल मौला मस्जिद का मुद्दा था, आज आपको इसके बारे में एक पूरा डिटेल एपिसोड में समझा दिया है कि क्या इतिहास से अभी तक की सारी चीज़ें रहीं। आपकी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।